नमस्कार दोस्तों। मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ में एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं तेजपाल सिंह ध्रुव जी। तेजपाल जी ने अभी जो 2020 का सीजीपीएससी का परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर यानी कि डीसी का पद अपने लिए क्या किया है, सुरक्षित किया है, सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले हम तेजपाल जी का स्वागत करते हैं। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेजपाल जी, पहला तो आपको हमारे पूरे डायलॉग मंच की ओर से, सभी एस्पिरेंट्स की ओर से आपको इस सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल जी, पहला तो प्रश्न आपसे हम यही करना चाहेंगे कि अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये आपने कौन सा अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट था या दूसरा, जो भी था, सिविल सेवा की पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में हुई, क्योंकि जी पिताजी पुलिस में थे। का जी लगातार स्थानांतरण होता रहा, तो जी इसलिए मेरी जो स्कूली शिक्षा है विभिन्न स्कूलों में भी हुई है, जिसमें शासकीय विद्यालय भी शामिल है और निजी विद्यालय भी शामिल है, दोनों शामिल है। जी जी उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन रायपुर से ही किया, बीएससी जी किया यहाँ से मैंने। और उसके बाद मेरा जो सबसे पहला जॉब था वो मुझे टीचर की मिली थी, सहायक शिक्षक की। जी वो जॉब मेरी पोस्टिंग यहीं रायपुर के पास एक प्राथमिक शाला पथरी पथरी करके एक गांव है हमारे, जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खूबचंद बघेल जी का गांव है वो। जी तो जी जी वहां मेरी पहली पोस्टिंग थी। उसके जी बाद उसी दौरान मैं उस जॉब के दौरान ही मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, लगातार कर रहा था। ओके 2015 मेरा 2015 का पीएससी मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था। जी उस दौरान मैंने नायब तहसीलदार की पोस्ट ली 2015 पीएससी में। जी और उसे मैंने ज्वाइन किया, लगभग 6 से 7 महीने वो जॉब की मैंने। जी फिर जॉब के दौरान लगातार पढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल लग रहा था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। जी उसके बाद 2016 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। जी फिर उसके बाद 2017 में फॉरेस्ट सर्विस का मैंने एसीएफ का पोस्ट क्लियर किया। जी और उसके बाद 2018 पीएससी में मैंने महिला बाल विकास अधिकारी का पोस्ट लिया। जी और 2019 में मेरा रैंक थोड़ा कम हो गया तो मुझे पोस्ट नहीं मिली, और 2020 में सीजीपीएससी में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। और अभी मैंने रिसेंटली यूपीएससी में सीएपीएफ का पोस्ट क्लियर किया हुआ है, जी यूपीएससी 2020 में। ओके, बड़ा नाइस आपका पूरा रहा। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आप जॉब तो ऑलरेडी कर रहे थे, तो सिविल सर्विस में आने का रुझान कोई खास वजह या पहले से आपका मन था कि नहीं, सिविल सेवा में मुझे जाना ही जाना है? देखिए, सिविल सर्विस घर के सभी सदस्य लगभग हम मेरे पुलिस में थे। तो जी एक ये कह सकते हैं कि जो आकर्षण था, शुरुआती आकर्षण तो घर वालों को ही देख के आ गया, परिवार वालों को देखकर कि कुछ अच्छा करना है। और जी अच्छा करने की प्रेरणा सिविल सर्विस से ही। सिविल सर्विस में विभिन्नताएं हैं, बहुत ज्यादा विविधता है इस जॉब को करने के दौरान, तो वो मुझे जी बहुत आकर्षित कर शुरू से। तो मैंने कॉलेज के दौरान ही सोच लिया था कि जैसे ही मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करूंगा, उसके बाद मुझे करना ही है, यूपीएससी या जी पीएससी मुझे फाइट करना ही जी बहुत बढ़िया। यानी कि आपको पहले से क्रेज था, फिर लेकिन आपने निश्चय कर लिया मुझे इसको करना ही करना है। है। मैं पहले से क्लियर था अपने फोकस। बहुत बढ़िया। तेजपाल जी, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि हर एस्पिरेंट्स क्या, अगर हम सभी एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, तो उनका कोई ना कोई पोर्शन या तो उनके लिए बड़ा जी चैलेंजिंग लगता है, किसी के लिए प्री चैलेंजिंग है, किसी के लिए मेंस, किसी के लिए इंटरव्यू, किसी के लिए जी कोई सब्जेक्ट। तो तेजपाल जी के सामने सबसे बड़ा हेडल इस परीक्षा की पूरी प्रिपरेशन के दौरान कुछ रहा या जी नहीं रहा? जी एक्चुअल में स्टार्टिंग मतलब शुरुआती दौर पर जी मेरे पास तैयारी करने के लिए जो दिक्कतें थी वो थी। मुझे पढ़ाई से उतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो पीएससी का जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है। जी तो उस सिलेबस की बृहदता को देखकर, वो पाठ्यक्रम इतना बृहद होता है कि ना, हर एक एस्पायरेंट्स, इवन मैं और कोई भी जब शुरुआत पे तैयारी करता है वो बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं क्या पढूं और क्या ना पढूं। जी इस चीज को लेकर वो बहुत बहुत ही कंफ्यूज होता है। तो पीएससी या यूपीएससी के एग्जाम में सबसे जरूरी चीज है कि हम सिलेबस को एक्चुअल में हमको समझना बहुत जरूरी है, जी कि हम किस सिलेबस से हम क्या ले सकते हैं, कितना हमको पढ़ना है, कितना हमको छोड़ना है। तो मेरे पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो सिलेबस को ना छांटना बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। जी तो इसके लिए सिलेबस भी को। मैंने तोड़ जी जी उसके लिए। इसके लिए भी मैंने एक तोड़ निकाला।
शुरुआत में मैंने तैयारी के दौरान प्रीवियस ईयर के पेपर को पहले देखना स्टार्ट किया जी कि पेपर की प्रकृति कैसी है, मतलब वो हिस्ट्री के किस पोर्शन को ज्यादा पूछता है, जी पॉलिटी के किस पोर्शन को पूछता है, करंट अफेयर के कैसे कैसे इश्यूज ज्यादा शामिल रहते हैं। तो पहले जी मैंने वो तैयार कर लिया। तो जी शुरुआत के 2-3 महीने ना मैंने कोई नई चीज ना पढ़कर प्रीवियस ईयर के पेपर को ही ज्यादा फोकस किया था। इसीलिए बहुत शायद ना बढ़िया। वो मुझे अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन देने में कामयाब रहा, मेरा शायद वो रणनीति, ऐसा मुझे जी लगता है। जी मैंने प्रीवियस ईयर पोर्शन को पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया, और जब वो करने लगा तो मुझे ना ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, सिलेबस के इस पार्ट से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, इस पार्ट से कम आएंगे। तो जिस पार्ट बहुत से बढ़िया। मुझे ज्यादा, पहला जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मुझे ये अपने आप के लिए ये जानना था कि क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ या नहीं, मेरी क्षमता है कि नहीं इस एग्जाम के। तो जी उस दौरान पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ में आ गया था, लगभग फरवरी में प्री होता है हमारा, प्रीलिम्स की परीक्षा फरवरी में होती है, तो लगभग दिसंबर जनवरी तक मैं इतना प्रिपेयर हो चुका था कि हाँ, आई कैन क्लियर मेंस एंड प्री, मतलब मैं इतना कर सकता। पोस्ट तो बाद में देखा जाएगा मिले या मिले, बट मैं इतना क्लियर कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था तैयारी करते करते। बहुत बढ़िया। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते देखते यानी पैटर्न क्या हाँ। रहता है, प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो उसी से धीरे धीरे हम्म। आपका कॉन्फिडेंस क्या हो बिल्डअप होता रहा, और आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी मानसिकता डेवलप होगी टॉपिक्स को पढ़ने की। जी। तो पूरा सिलेबस जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो जी। इस सिलेबस को आपने कंप्लीट कैसे किया, कितने दिन आपको लगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एस्पिरेंट्स के लिए कितने दिन होने चाहिए पढ़ने के लिए, करने के लिए? देखिए, सिविल सर्विस की जो परीक्षा ना, वो अपने आप में ना बेहद रोचक है, मुझे ऐसा लगता है। जी मतलब इसमें इसके पाठ्यक्रमों में जो विविधता है, चाहे वो आप इतिहास देखें, चाहे आप पॉलिटी देखें, चाहे आप इकोनॉमिक्स देखें, साइंस देखें, करंट अफेयर देखें, तो इतनी विविधता भरे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो इससे हमको फील नहीं होती। तो इस ये एग्जाम का जो नेचर है, वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जी इसमें कोई बोरियत वाली फील नहीं होती, एक जैसा सिलेबस तो है नहीं। दूसरा, इसमें इस एग्जाम में फायदा हमें ये मिलता है, हम सेलेक्ट हो ना हो ये तो हम इस पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अंततः फाइनल रिजल्ट हमें बाद में पता चलता है कई बार। बट ये है कि एग्जाम प्रिपरेशन करते करते आदमी ना एक, कहते ना, एक उचित मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति, तैयारी बिल्कुल करते बिल्कुल करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपने उसको अच्छे से मैनेज किया चीजों को, और अपने ये काम करके दिखाया, जी। कमाल आपने करके दिखाया। मैं बात करूं तेजपाल जी, अगर हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की बात करें, तो थोड़ा सा, एक जी। तो प्री के आपके सोर्सेज क्या रहे, आपकी स्ट्रेटजी जी। क्या रही, आपने कैसे जी। टॉपिक्स को क्लियर किया, सब्जेक्ट को आपने कैसे क्लियर किया, तो थोड़ा सा तीनों ही स्टेजेस की बुक्स, आपके सोर्सेज क्या थे, मैगजीन हो चाहे न्यूज पेपर हो, बुक्स हो, सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करें। पहले प्री के बारे में हम बात करें। प्री के लिए तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्री के भी देखे, साथ ही मैंने कुछ कोचिंग के टेस्ट पेपर भी ज्वाइन किए थे, ताकि मैं टेस्ट देता रहूं, उससे मुझे मेरी तैयारी का डायरेक्शन सही हो रहा है कि नहीं, ये मुझे पता चलता रहे। बहुत बढ़िया। और बुक्स में मैंने यूज किया था, बुक्स में मैंने, चूंकि मेरा जो मुख्य फोकस था वो तो यूपीएससी को लेकर था, सीजीपीएससी के साथ साथ, और मैंने स्टार्ट में जो सीजीपीएससी का जो जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैंने शुरुआत में ही लगभग एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। और पॉलिटी के लिए आमतौर पर लक्ष्मीकांत की बुक है, सुभाष कश्यप की बुक है, तो मैंने लक्ष्मीकांत की बुक प्रेफर की थी, उसी को मैंने दो बुक पढ़ने से अच्छा मैंने एक बुक को पढ़कर ही अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना सीखा। जी और उसके बाद जैसे करंट अफेयर हैं, जी अब हम करंट अफेयर पे ये आकलन नहीं कर सकते कि वो किस मुद्दे से आएंगे या कैसे आएंगे, क्योंकि वो बहुत वृहद होता है करंट अफेयर, पूरे एक साल का करंट अफेयर वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत तो बढ़िया। उस दौरान मैंने अफेयर के लिए मैंने 3 अपने खुद की सिनॉप्सिस तैयार की, जी जो मैं मैगजीन यूज तो करता था, जैसे मैंने इकोनॉमिक सर्वे यूज किया गवर्नमेंट का, जी गवर्नमेंट की साइट्स में फॉलो करता था, टीपीआर गवर्नमेंट साइट्स ये फॉलो जी करता था मैं। जी और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, जब आमतौर पर मैं जैसे बाइक में चलता था रास्तों में, तो जब जी गवर्नमेंट की होल्डिंग लगी रहती, मैं उनको भी जी देखता था और मेमोराइज था चीजों को कि हाँ ये योजना ऐसी है, ये ऐसा है। तो मैंने बोर्डिंग्स को भी, मतलब मैंने हर एक चीज का यूज करना सीख लिया था पढ़ते पढ़ते, तो ये मुझे बहुत फायदा दिया प्रीलिम्स से। बहुत बढ़िया। यानी कि आप पढ़ाई केवल ये नहीं कि आप अपना किताब बैठ कर ही पढ़ रहे हैं, बाहर भी आप निकल रहे हैं, तो आप अगर निकल रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा ये नई प्लानिंग आई है, इसका होर्डिंग लगा हुआ है, हॉस्पिटल के बाहर है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर है, तो वो भी आपने उसको यूज किया, तो बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। ये कहा भी जाता है कि जो सिविल एस्पिरेंट होता है वो एक अवेयर होना चाहिए, उसके अंदर एक
क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जागरूकता, अवेयरनेस होनी चाहिए, तो वही आपने दिखाया हमारे को। लेकिन हम एक बेसिक सोर्सेज की बात करें पूरे प्री के पूरे सिलेबस को लेकर, तो कुछ खास बुक्स या कुछ आप नोट्स कुछ जिक्र करना चाहेंगे या सीधा? तो अब प्री की अगर हम सेक्शन को डिवाइड किए करें तो डिवाइड करने पे हमें 4-5 सब्जेक्ट ही मुख्य दिखाई देते हैं प्री के एग्जाम में। भारत का इतिहास हो गया, दूसरा भारत के इतिहास भी 3 पार्ट में है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन भी आता है। उसके लिए मेरा मानना है कि कुछ जो प्रेफर्ड बुक है जो आमतौर पर सभी पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गई, ये सभी पढ़ते हैं, हर एक एस्पायरेंट्स पढ़ता है इसको। ईमानदारी से अगर हम इसी को पढ़ें तो काफी कुछ हम इससे कवर कर सकते हैं। और दूसरा, आधुनिक भारत के लिए मैं कुछ कुछ यूट्यूब चैनल भी यूज करता था, साथ ही मैं स्पेक्ट्रम की बुक भी यूज करता था जी। मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेज इकट्ठा करने से अच्छा मैंने कुछ लिमिटेड सोर्सेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया, ताकि उसकी चीजें मुझे कंठस्थ रहे हमेशा। बहुत बढ़िया। तो ये तो भारतीय इतिहास की हो गई। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक यूज की थी और मैं उसी पे फोकस रहा। कुछ कुछ मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करता था उससे, जैसे कुछ कुछ अदर जो मुझे कभी यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन पेपर मिल गया, गूगल से मैं कुछ क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, तो मैंने टेक्नोलॉजी का भी यूज उस दौरान बहुत ज्यादा किया था सॉल्व करने के लिए पेपर। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ही यूज किया था, और कभी कभी मैंने अनअकैडमी के कुछ लेसन्स भी पढ़ लेता था। मतलब ऐसा है कि मुझे जहां से यूजफुल चीजें मिल गई, अगर वो यूट्यूब है, यूट्यूब, कभी मुझे मैगजीन, जैसे अगर मैं कोई न्यूज़पेपर यूज कर रहा हूँ, अचानक उसमें कुछ इकोनॉमिक के टॉपिक आ गए, तो मैं उसे अपने एक समरी वाला पेपर होता था मेरा नोट्स, मैंने उसमें ऐड कर लेता था कि हाँ ये इकोनॉमिक्स का ये सेक्शन है। उससे मेरा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होता ही था, और साथ ही मुझे ये समझ में आता था कि इससे मैं किस बेसिक को पढ़ सकता हूँ, तो उससे मेरा बेस भी जो होता था सब्जेक्ट का वो भी ठीक हो जाता था। उसके बाद करंट अफेयर के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, करंट अफेयर के लिए डिफरेंट मैंने गवर्नमेंट की साइट भी यूज की थी, इकोनॉमिक सर्वे मैगजीन की थी गवर्नमेंट की, साथ ही जैसे मैं रास्तों में घूमते कई बार होर्डिंग्स पढ़ लेता था, कभी अचानक पेपर में एडवर्टाइज गवर्नमेंट की आती, मैं उसको भी लिख लेता था। ऐसे बहुत सारी चीजें कुछ खुद से क्रिएटिव करने की कोशिश करता था मैं, और आमतौर पर ऐसा हर एस्पायरेंट्स करता है, अपनी हर एक स्ट्रेटजी वो अलग पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि एक ऐसा युद्ध है जिसमें आप अपने तरीके से अपना अस्त्र चलाकर जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही अस्त्र को कोई एक ही व्यक्ति चलाए, अपने अपने अस्त्र होते हैं चलाने के, जिसको लोग फॉलो करके जीत सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम तेजपाल जी बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में, मेंस के बारे में। मुख्य परीक्षा को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी रही और क्या आपके सोर्सेज रहे, थोड़ा वो भी बताइएगा। देखिए, मुख्य परीक्षा में मैंने दोनों टाइप के मुख्य परीक्षाओं को फेस किया है। जब 2015 से 17 के बीच सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, अभी तो 18 के बाद मेंस का सिलेबस भी चेंज हो गया, तो जब 15 से 17 के बीच का जो मेंस का सिलेबस था उसमें साइंस 200 नंबर, मैथ्स 200 नंबर के अकेले होते थे, लैंग्वेज 200 नंबर का, छत्तीसगढ़ 350 नंबर का। तो मेरा पूरा फोकस ये रहता था उस दौरान कि जो ज्यादा नंबर के सब्जेक्ट है पहले मैं उसको कवर करूं, उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूं, और जो छोटे छोटे नंबर के सब्जेक्ट हैं उसको मैं उनके कुछ बेसिक्स हेडिंग्स हैं, कुछ बेसिक्स जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं और उनके आगे आने के चांसेस हैं, उसको तैयार कर लेता था। और जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन होते थे, ज्यादा नंबर के जो सिलेबस सब्जेक्ट्स होते थे, उनपे मैं ज्यादा मेहनत करता था। जैसे जब मैंने 2015 में नायब तहसीलदार का पोस्ट किया, उस दौरान मैंने मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज, ये तीनों 200 नंबर के हो गए, और छत्तीसगढ़, मैंने इन 4 सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया, तो इस पे मेरे नंबर भी ठीक ठाक आए थे। और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट थे इसको मैंने समरी जैसा तैयार किया था खुद से, जैसे समाज शास्त्र हो गए, पब्लिक एड हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए तो हम प्री में पढ़ चुके थे तो वो उसमें यूज हो जाता था मेंस में। तो छोटे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा फोकस ना करके बड़े सब्जेक्ट फोकस किया। अब आते हैं 2018 जब सिलेबस चेंज हुआ हमारा, अब यहाँ पर क्या हुआ, साइंस जो 200 नंबर का था वो खत्म हो गया, मैथ्स अकेला जो 200 नंबर का पार्ट करता था वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिलेबस में रचनात्मकता आ गई, मतलब हम पहले अगर साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज करके निकल जाते थे या सेलेक्ट हो जाते थे, बट अब यहाँ पर 2018 के बिल्कुल पूरी तरह से पैटर्न ही चेंज हो गया। तो इसका एक फायदा हुआ कि इस प्रतियोगिता में लगभग सभी दर्जे के विद्यार्थी, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ा हुआ हो, हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला, सीजी बोर्ड वाला, लगभग समतुल्य हो गए, क्योंकि इस प्रतियोगिता एक ही लाइन पर आकर खड़े हो गए वो लोग। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि ना समानता के साथ परीक्षा दी है। ऐसा नहीं था कि अगर वो इंजीनियर है ज्यादा नंबर मैथ्स में ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार के जो 18 के बाद का सिलेबस था उसमें इस पाठ्यक्रम में काफी सब्जेक्टों को
वेटेज दिया गया था, सभी सब्जेक्ट के वेटेज लगभग लगभग सेम थे, मतलब आप किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी को ज्यादा कम नहीं कर सकते। इस दौरान मैंने क्या किया, लैंग्वेज लगभग 200 नंबर के थे, जिसमें हिंदी पूरे 100 नंबर का होता था। तो मैंने अब अपनी हिंदी पकड़ बनाना स्टार्ट की। तो मैंने हिंदी को पढ़ना स्टार्ट किया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पापा पुलिस में थे, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में पढ़ा था। जैसे मेरी अंग्रेजी माध्यम की भी स्कूल में शिक्षा हुई है, शासकीय विद्यालय में भी शिक्षा हुई, हिंदी निजी विद्यालय में भी शिक्षा हुई है। तो मेरे पास लगभग लैंग्वेज की मतलब लैंग्वेज की व्यापकता थी, भाषाई व्यापकता थी मेरे पास शुरू से। तो उसका मैंने यूज इसमें भी किया। तो मैंने हिंदी को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद छत्तीसगढ़ और इंग्लिश से, तो छत्तीसगढ़ तो हमारा जन्मजात लैंग्वेज है, तो हम बचपन से सीखते हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रांग हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो लैंग्वेज वाले पार्ट पे मैंने फोकस किया। उसके बाद एसे वाला पार्ट, इस बार एसे में इस बार डिफरेंट ये था, पहले जो एसे होते थे हमको 1500 शब्दों के 2 एसे लिखने होते थे 18 से पहले। 18 के बाद से हमें 4 एसे लिखने पड़ते थे 650 वर्ड के। तो अब यहाँ पर जो बातें हम कभी कभी एसे में यूज कर लेते हैं, मेरे से भी होती है कई बार, हर एस्पायरेंट से होती शुरुआती दौर पर। तो 750 वर्ड लिखने से फायदा ये होता है कि बेतुकी बातों का जगह नहीं मिलता। कई बार हम बोझिल चीजों को नहीं डालते, पॉइंट टू पॉइंट और एग्जैक्ट चीजों को हम डालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ऐसे में अपर गिनिंग थोड़ा अच्छा होता है, बढ़िया हो जाता है। और हमेशा से मेरा ऐसे में लगभग 120 के आसपास नंबर आता रहा है हमेशा, तो मेरा ऐसे भी अच्छा। उसके बाद मैंने बीएससी किया हुआ, तो साइंस बैकग्राउंड तो मेरा था ही, तो मुझे साइंस के पेपर में दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, इस बार उसमें ज्योग्राफी भी ऐड हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि सीपीएससी के साथ साथ में यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करता, तो मेरा ज्योग्राफी वाला सेक्शन, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन थोड़ा ठीक था। तो मैंने छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के लिए स्पेशल छत्तीसगढ़ की कुछ बुक्स यूज की थी मैंने, जैसे छत्तीसगढ़ समग्र हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, उसकी मैंने भूगोल यूज की थी। और कुछ कुछ मैंने जैसे हरिराम पटेल, टूटेजा, इनकी भी बुक यूज की थी कुछ कुछ चीजें के लिए। और जो डाटा के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे का यूज किया था मैंने डाटा के लिए, क्योंकि वो एक्यूरेट डाटा होता है, गवर्नमेंट का साइट, गवर्नमेंट का डाटा है वो, तो गवर्नमेंट एक्यूरेट देता है उस चीज को। तो ये सारी चीजें मैंने 5 के लिए की थी। उसके बाद आते पेपर 6, तो फिलोसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ कल्चर वाला सेक्शन है। तो छत्तीसगढ़ के कल्चर के लिए मैंने हिंदी ग्रंथ अकेडमी की छत्तीसगढ़ समग्र से तैयारी की थी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो वो पूरा मैंने उसको पढ़ा था। फिलोसफी चूंकि मैं कैसे कर रहा था, तो मेरा ऑप्शनल फिलोसफी सब्जेक्ट ही था, बहुत बढ़िया। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, मतलब काफी अच्छा था फिलोसफी। उस फिलोसफी के कारण मुझे कल्चर वाले पार्ट में भी सपोर्ट मिल जाता था, जैसे कुछ कुछ मैं अपने दर्शन के शब्द डाल देता था, कुछ कुछ मैं अपने आंसर खुद मेक कर लेता था, तो ऐसा मैंने किया। उसके बाद इंटरेस्टिंग पेपर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सबसे पहला छत्तीसगढ़ के सारे करंट अफेयर लगभग इसमें आते हैं। दूसरा, इसमें लॉज एक्ट, जो नए नए लॉज और एक्ट सरकार ने बनाए हैं वो आते हैं। तो इससे हमें फायदा ये होता है कि हमने इसको पढ़ा है और मेंस में पढ़े, तो हमें एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लगभग हम उससे कवर करते हैं शुरू से। तो पार्ट 1 हमारा वहां खत्म होता है। पार्ट 3 में जो पार्ट 3 का जो पेपर 7 का पार्ट 3 वाला पार्ट है, इसमें हमने देखा कि इसमें हमें मिलता है, जैसे हमें मानव संसाधन के बारे में लिखना है, हमें डिफरेंट जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IIT, NIT, ICAR, UGC, इनके बारे में पढ़ता, तो लगभग ये भी एक रोचक सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब इसको पढ़ते मजा भी आता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट साइट भी यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की साइट में जाके। जैसे मुझे यूजीसी का जानना है, तो मैं यूजीसी की साइट में चला गया, वहां से मैंने उनके डायरेक्टर अभी कौन वहां मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्टर अभी उसे देख रहे हैं, तो ये सब भी अपने आंसर में मेंशन करता था कि अपने आंसर में कुछ वेरिएशन है, नयापन आए, ताकि चेक करने वाले प्रोफेसर ये समझे कि हाँ बच्चे ने रट के नहीं लिखा है, उसने कुछ नवीनता लाई अपने आंसर में। तो मैंने ऐसी तैयारी की थी। बहुत बढ़िया, यानी आपने सातों पेपर के बारे में एकदम अच्छे से आपने पूरी, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने कल्चर वाले टॉपिक में फिलोसफी को क्या किया, इंटरलिंक किया, कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज किया, कुछ वर्ड को यूज किया। तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है कि मैं थोड़ा सा उस चीज को देखूं और जानूं कि आपने कैसे यूज किया, आपके नोट्स वगैरह। आपने नोट्स भी बनाए थे इन चीजों के, या बस बुक के थ्रू पढ़ा था पूरा? नोट्स भी बनाता था, और नोट्स के बाद एक्स्ट्रा में सिनॉप्सिस भी बनाता था, कि पेपर के बीच का गैप होता है उसमें मुझे रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि नोट्स थोड़ा एक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसको पढ़ेंगे तो आप सारी चीज कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं सिनॉप्सिस बनाता था, सिनॉप्सिस में मैं डायग्राम यूज करता था, कई फ्लो चार्ट यूज करता था, मतलब अपने मन से कुछ भी मैं वेरिएशन लाता था, ताकि मैं सिनॉप्सिस मेरी जल्दी से जल्दी मैं उस 1-1.5 घंटे के दौरान पूरा सिलेबस एक नजर देख लूं। तो मैं ऐसा भी करता था पढ़ते वक्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए देवपाल जी, मेरा खुद इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो रहा है, आपने जब कहा कि मैं डायग्राम वगैरह भी और सिनॉप्सिस बनाते थे,
और दूसरा आपने कल्चर में फिलोसफी को मतलब इसको मर्ज किया, इंक्लूड किया। जी तो मेरा मन जी ये कर रहा है कि एक्चुअली हम लोग एक थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे दूं, डायलॉग मंच पे हम एक डायलॉग मंच एजुकेशन चलाते हैं, आपने देखा भी जी होगा जी कुछ वीडियोस को। तो मेरा मन ये जी कर रहा है कि हम एक दो टॉपिक जो आपने बड़ा अच्छा ये बताया, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरी ही जी उत्सुकता हो गई सुनने की, देखने की, मैं वो नोट्स देखूं जहां पर आपने को जी इंटरलिंक किया, और एस्पिरेंट्स को भी इसी जी को जानकारी मिलेगी किस प्रकार आप अपने उत्तर में, अपने नोट्स में, अपनी बातों में रचनात्मकता लाए, तो उनके लिए क्या होगा, जी काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं एक तो वो जी सेशन आपके साथ रखना चाहूंगा, तो उसकी मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ। और मेरी ओर से नहीं हो रही है, मुझे पता है कि जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, अब वो उसके मन में उठा होगा जी कि हमें भी ये नोट्स देखने को मिले। तो दोस्तों जल्दी जी तेजपाल जी अगर अनुमति दें, तो तेजपाल जी अगर सहमति दें, तो हम लोग शुरुआत वो भी एक प्रोग्राम करेंगे, सेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए दोस्तों, तेजपाल जी ने स्वीकृति दे दी है, तो जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी आएगा जिसमें तेजपाल जी के नोट्स को आपको सीखने को मौका मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार रचनात्मक तरीके से नोट्स को बनाइए। बस मैं एक बात जरूर कहूंगा जी तेजपाल जी, मैंने बचपन से पढ़ी है कि सफल जी व्यक्ति कोई काम अलग नहीं करते, काम वही करते हैं, बस थोड़ा जी सा अलग तरीके से करते हैं, इसलिए सफल होते हैं। तो तेजपाल जी का फॉर्मूला यही था दोस्तों, और ये जी आपको सीखने को मिलेगा नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम तेजपाल जी के साथ करने वाले हैं। बहुत जी इंटरेस्टिंग। तेजपाल जी हम एक बात और भी करें, आपने जो नोट्स जी बनाए, नोट्स बनाने का आपका जी पैटर्न क्या है, जैसा भी आपने बता तो दिया, लेकिन आपका नोट्स जैसे फर्स्ट रीडिंग में बनाते थे, वो हम लोग बात करें। नोट्स में कोई खास तरह की टेक्निक आपने यूज की हो नोट्स बनाने में, कितने पेजेस के आपके जी नोट्स बने हर सब्जेक्ट के, थोड़ा सा इसमें बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा नोट्स के बारे में। जी सबसे पहले तो जैसे मैंने बुक से जब पढ़ना स्टार्ट किया तो जी बुक से ही मैंने कुछ खास खास शब्दों को, कुछ स्पेशल जी शब्दों को जो आंसर में दिखे अलग से, वो मैं अंडरलाइन जी कर लेता था। तो जी। फर्स्ट रीडिंग में तो मैंने पहले पूरी किताब पढ़ी ताकि मुझे ये समझ बहुत में आ जाए कि हाँ, इस सेक्शन इस पन्ने में मुझे मिल जाएगा, ताकि बाद में मुझे खोजने की कोशिश ना करनी। जी तो पहली रीडिंग में तो मैंने पूरी किताब पढ़ी। फिर जब मैं सेकंड जब रिवीजन डे में आता था, एक्चुअली मेरे पढ़ने का तरीका ऐसा रहता था, मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ता था पूरे सिलेबस को, मतलब जो जी मैंने टॉपिक डिसाइड किया है कि मुझे मंडे जी टू फ्राइडे में 3 टॉपिक खत्म करने हैं, तो मंडे जी टू फ्राइडे में वैसी पढ़ाई करता था। एंड जी सैटरडे और संडे मैं उसको रिवीजन डे रखता था। जो मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है वो सैटरडे जी टू संडे मेरा रिवीजन डे। उसी रिवीजन डे के दौरान मैं जी। जो मैंने टिक किया हुआ है बुक में, जो मैंने अंडरलाइन की बढ़िया। बुक में, उसे मैं बहुत नोट्स में बढ़िया। अपने तब्दील, मैं उसे अपने नोट्स में ट्रांसफर कर देता था। तो बहुत उससे बढ़िया। ये हुआ कि वो जो बुक मैंने एक बार पढ़ी है वो मुझे हफ्ते के लास्ट दिन में और दूसरी बार पढ़ने का मौका मिल गया, जी और साथ में लिखता भी गया, तो वो थोड़ा कंठस्थ हो गया, मतलब मुझे एक चीज लगभग 2 ढाई महीने तक याद रहती थी। तो बहुत ये बढ़िया। फायदा होता था। बहुत बढ़िया। तो यानी कि नोट्स को भी आपने काफी अच्छे से रिवीजन करते हुए आपने उसको बनाया, और उसका आपको काफी ज्यादा बेनिफिट रिवीजन आपको मिला। आपने प्री के भी नोट्स बनाए थे या केवल मेंस के नोट्स तक आप फोकस रखा आपने अपने आपको? प्री के नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे, प्री के लिए मैंने सिनॉप्सिस तैयार किया होता ताकि ओके। जैसे लास्ट दिन में हफ्ते दिन अगर बच्चे एग्जाम के तो मैं उसको एक बार पलट पलट कर पढ़ सकूं। उसके लिए मैंने बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की मशक्कत नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था प्री मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें तो रैंक या उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जी मुझे प्री केवल क्वालिफाई ये था। तो मैंने मेंस पे ज्यादा फोकस किया था अपने नोट्स के लिए। तो प्री ओके के लिए मैंने केवल एक सिनॉप्सिस बनाया था, और सब्जेक्ट्स के नहीं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, जैसे मेरा हिस्ट्री अच्छा था, पॉलिटी मेरा स्ट्रांग था, तो उसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाया। लेकिन जी इकोनॉमिक्स सर मुझे बार बार याद करना पड़ता था, तो उसके लिए मैंने एक सिनॉप्सिस बना लिया था। तो जी। उसके लिए ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो मुझे बार बार याद करने हो या मुझे लग रहा है कि मैं इसे भूल जाऊंगा, तो उसके लिए मैं सिनॉप्सिस तैयार करता था प्री के लिए। बशर्ते बहुत मेंस के लिए मैंने पूरे लगभग एक सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से नोट्स भी बनाए थे। और रिवीजन के दौरान मैं उसके सिनॉप्सिस भी तैयार कर लेता था, एक पेज में अलग से एक कोरे कागज में A4 शीट की एक पेपर भी रखता था मैं साथ में पढ़ते वक्त, उसमें जी। मैं अलग से बना बना के कुछ पॉइंट नोट करता था, और वो मुझे एग्जाम के डे हेल्प करते थे। जैसे पहला पेपर खत्म हुआ, 2 घंटे का गैप हुआ, उस 2 घंटे में मैं वो सिनॉप्सिस मुझे हेल्प करता था, तो मैं बड़े नोट्स को पढ़ने से अच्छा उस सिनॉप्सिस को पढ़ लेता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि बड़े स्मार्ट तरीके से आपने उसको क्या किया, हैंडल किया, और स्मार्ट तरीके से आपने स्ट्रेटजी को अपनाया। हाँ तेजपाल जी, मेरे मन में एक जी प्रश्न उठ रहा है, आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों था, या आपने पेपर जो लिखे पूरे इंग्लिश में लिखे हिंदी में लिखे, क्या आपका मीडियम क्या रखा आपने इसमें? माध्यम से अपना आंसर लिखा था पूरा पूरा। इंग्लिश माध्यम में? हिंदी हिंदी मैंने हिंदी से अच्छा, लिखा था पूरा। हिंदी माध्यम में लिखा था। बहुत बढ़िया। तो हिंदी माध्यम की हम थोड़ा सा एक बात और करना चाहेंगे आपसे। आपका न्यूज़पेपर मैगजीन ये आपका क्या था हिंदी माध्यम में, अगर हम बात करें तो आपके सोर्सेज क्या क्या थे हिंदी माध्यम में करंट अफेयर्स को लेकर, इंडिया और जी छत्तीसगढ़ दोनों? करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो डेली करंट अफेयर्स होता था, तो मैं अपना
के बाद का 1-1.5 घंटा है वो मैं अपने न्यूज़पेपर के रखता था। जी और न्यूज़पेपर, मैं मानता हूँ न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है, उसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके शब्दों की रचनात्मकता बढ़ती है, मतलब आपकी जी जो वोकेबुलरी नॉलेज है शब्दों जी की वो बढ़ती है, उसमें विविधता आती है। तो जी न्यूज़पेपर कोई तो, चाहे आप दैनिक भास्कर यूज करें, चाहे पत्रिका यूज करें, चाहे हरी भूमि यूज करिए, आप जी यूज करिए, मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़िए। इसका फायदा ये होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहते ही हैं, साथ ही उसमें कुछ शब्द रहते हैं, कुछ अच्छे शब्द मिलते हैं आपको, तो आपके वोकेबुलरी नॉलेज को बढ़ाते हैं, और वैसे शब्द आपको मेंस में काफी हेल्प देते हैं, काफी हेल्प। जी तो एक और फायदा ये भी होता है कि मैं, जैसे मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर, तो मुझे जो नए शब्द मिले मैंने उससे पहले अंडरलाइन कर लिया। जी अंडरलाइन करने के बाद जब पूरा पूरा न्यूज़पेपर खत्म हो जाता था, तो फिर मैंने जो जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए थे उसे जी मैं, एक छोटी सी डायरी थी मेरे पास, पॉकेट अच्छा डायरी टाइप की डायरी, जी उसमें उन नए शब्दों को मैं लिख के रखता था। कई बार जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता था तो मैं वो नए शब्द यूज करता था उनसे बात करते वक्त, तो वो मुझसे बार बार वो रिपीट भी होते थे, मेमोराइज भी होते रहते थे मुझसे बात करते करते। और बड़ा उसके बहुत बाद बढ़िया जैसे बचे हुए सेक्शन है करंट अफेयर के लिए, तो हम्म, आप देखेंगे कि कई मतलब चीजें, मतलब आपको मिल जाएंगी, गवर्नमेंट के साइड से मिल जाएंगी। और इसका, हेलो, जी तेजपाल जी जी सुन रहा हूँ आपको जी बोलिए इसका एक और फायदा ये होता है कि जी अगर हम जैसे नोट्स पेपर या कोई भी हम साइट्स फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, जी जी हम गवर्नमेंट की साइट, गवर्नमेंट की मैगजीन भी हम देख रहे हैं, और हम्म, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी हम पढ़ रहे हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं आगे, तो हम गवर्नमेंट सर्विस में ही जाने वाले हैं, हम एक जी सिविल सर्विस में जाकर एक सिविल ऑफिसर बनने वाले हैं। तो जी अभी से हम अगर गवर्नमेंट से जुड़ाव फील करेंगे या जुड़ाव महसूस करते हुए पढ़ाई करेंगे, तो जी डेफिनेटली ये रास्ता हमें बहुत जल्दी मिलेगा, और बहुत इसका बढ़िया फायदा हमें इंटरव्यू। बिल्कुल 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 ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि गवर्नमेंट की साइट्स की भी आप देखें और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपने एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें जो अच्छी बातें थी उसे आप जी नोट करते थे और उससे भी जी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ उन सबको यूज करते थे तो यानी कि बात उसको करते देखिए ये एक बड़ी अच्छी बात की जाती है कि हम पढ़ते तो हैं और पढ़ने के साथ जी अगर उसको अपनी लाइफ में भी उसको हम लोग क्या करने इन्वॉल्व ले लें अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करें तो सोने में सुहागा हो जाता है बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। हाँ तो एक बार हम लोग बात करें इंटरव्यू के बारे में साक्षात्कार के बारे में एक्चुअली पीटी और मेंस के बारे में तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा किताबें बहुत मिल जाएंगी लेकिन इंटरव्यू को लेकर कंटेंट नहीं है और भ्रांतें बहुत सारी होती हैं आपने दोस्त को बहुत। इंटरव्यू दिया है अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यू का तो इंटरव्यू के बारे में बताइएगा कि इंटरव्यू के बारे में आपका कैसा रहा किस प्रकार जी, के प्रश्न आपसे थे थोड़ा सा इस बारे में जब सबसे पहले मैंने सीजीपीएससी का इंटरव्यू दिया 2015 में, जिस साल मैं नायब तहसीलदार सेलेक्ट हुआ था, उस दौरान जो मेरा पहला इंटरव्यू था, चूंकि मेरा पहला था, तो एक जी डर तो था मन में कि पता नहीं जी कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पता बिल्कुल नहीं बिल्कुल इंटरव्यूअर मुझसे प्रभावित हो पाएंगे या नहीं, कि मैं सही आंसर दे पाऊंगा कि नहीं, ऐसे डर तो थे। बट जी जब मैं गया वहां, तो जी जाते साथ उस समय जो डायरेक्टर सर थे पीएससी के, जो जी पीएससी के मेन चेयरमैन थे विश्वकर्मा सर, उन्हीं का बोर्ड था मेरा पहला बोर्ड। उस जी दौरान सर ने देखा, मेरा नाम वाम देखा, उन्होंने पूछा आप पढ़ के आए? मैं बोला यस सर, पढ़ के आया हूं मैं। तो उन्होंने पूछा ठीक है, क्या क्या न्यूज पढ़े आज आप बताइए। तो मैंने बताया फ्रंट पेज में ये न्यूज था। शायद जी सर को, मुझे सर की ये बात मुझे अच्छी लगी। सर ने पूछा आपने क्या क्या न्यूज पढ़ा, तो मैंने बाकायदा पेपर वाइज बताया कि फ्रंट पेज में ये न्यूज था, उसके जी सेकंड पेज में ये न्यूज था, थर्ड पेज में ये न्यूज था, स्पोर्ट्स पेज में ये न्यूज था, इंटरनेशनल जो सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का उसमें ये न्यूज था। जी तो सर को शायद अच्छा लगा होगा ये बात। फिर उसके बाद उनका जो दूसरा क्वेश्चन था, उन्होंने पेशा एक्ट के बारे में पूछा। तो जो मेरा जी पहला इंटरव्यू था, एक्चुअल में वो करंट अफेयर और सब्जेक्ट से रिलेटेड था, मतलब मुझे उसमें बहुत ज्यादा कोई डिसीजन मेकिंग या ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, मतलब जी ये समझिए कि जो मैंने प्री और मेंस की तैयारी की हुई थी लगभग जी उससे ही आए थे। जी तो पहला इंटरव्यू, उसके बाद जब मैं एसीएफ सेलेक्ट हुआ था 2017 की पीएससी में, जी उस दौरान जो मेरा साउथ सर का बोर्ड था, जी उस दौरान भी जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जी साउथ सर से पहला ही क्वेश्चन पूछा कि मैं बेसिकली, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, तो जी उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो जी मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ऐसी फेमस चीजें हैं, ऐसी ऐसी नेचुरल चीजें हैं, जी अचानक मार अभ्यारण्य है, पटियारी नदी का उद्गम स्थल है, राजीव जी गांधी परियोजनाएं हैं, ये सब मैंने बताया सर को। उस दौरान जो मेरा इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू सेक्शन लगभग, अब चूंकि वो फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू था, तो उस दौरान क्वेश्चंस जो थे मेरे, लगभग वो फॉरेस्ट सर्विस से, फॉरेस्ट के रिलेटेड से ही थे। जैसे जी लाइक छत्तीसगढ़ का जो नेचर कैसा है, यहाँ फॉरेस्ट डेंसिटी क्या है, जी यहाँ के आदिवासियों
क्या अधिकार मिले हैं, फॉरेस्ट राइट्स कैसे मिले हैं, कैसे वनोपजों का प्रसंस्करण। जो सेकंड मेरा बोर्ड था फॉरेस्ट सर्विस में, साउथ सर का बोर्ड था, उस दौरान मुझसे लगभग छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफिकल नेचर पे, यहाँ के फॉरेस्ट डेंसिटी, फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ जो आदिवासियों को फॉरेस्ट मिले हैं उसके बारे में, लघु वनोपज का संग्रहण कैसा होता है, ये सब क्वेश्चन थे। तो मेरा जो सेकंड इंटरव्यू था वो भी लगभग समझिए कि मेरे एजुकेशन से रिलेटेड था, मतलब कोई ज्यादा बाहरी क्वेश्चन ऐसे नहीं आए। तो हम कहते हैं ना कि जैसे अगर हम अपने ही क्षेत्र में, अपने मैदान पर अगर हम खेले तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो हम जीतने के ज्यादा करीब रहते हैं। तो ये मुझे फायदा मिला था अपने सेकंड इंटरव्यू में। तीसरा जो मेरा इंटरव्यू था पांडे सर के बोर्ड था, वहां मुझसे लगभग पिछले जॉब जो मैंने 2 जॉब किए थे मुझे, उस पर क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, तो वो मैंने उस जॉब से क्वेश्चन बात की। और उसके बाद सर ने कुछ 1-2 सिचुएशनल मुझे भी दिया कि जैसे अगर आप इस लेटर बनकर जाते हैं तो वो सब चीजें। अब चूंकि मैं शुरू से अपने मतलब कह सकते हैं कि मैं शुरू से कुछ दोस्तों के बीच रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त पहले से बन चुके थे, मुझसे परिवार वाले पहले से मेरे पुलिस सर्विस में थे, तो सब लगभग सिचुएशनल चीजें मैं हैंडल कर सकता था। तो ऐसे मैंने आंसर सर को दिया, तो वो इंटरव्यू मेरा अच्छा था। इस बार मेरा बाचलर सर का बोर्ड था, डिप्टी कलेक्टर बनाऊं, बाचलर सर का बोर्ड था, तो उसमें भी मुझसे लगभग जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ इश्यूज जो बहुत अभी चर्चा पे थे, इस पे बात हुई थी मेरी। इस बार का भी मेरा इंटरव्यू लगभग अच्छा ही था। तो मतलब अगर हम ये इंटरव्यू आपके शुरुआत से, हम मतलब अगर हम यहाँ प्री या मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, हम यहाँ जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हमें इंटरव्यू में डेफिनेटली काम आता है, हर समय काम आता है। वो इंटरव्यू के किसी भी सेक्शन में काम सकता है वो। तो इंटरव्यू और कुछ ना होकर आपके ज्ञान के साथ साथ वो आपके उस विश्वास का खेल है कि जो आपने ज्ञान लेते वक्त उस विश्वास को अर्जित किया या उत्पन्न किया अपने आप में, ये उस पर डिपेंड करता है जी। तो इंटरव्यू से किसी भी नए एस्पायरेंट्स को इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। अब कई बार हम खुद नर्वस हो जाते हैं, कई बार, क्योंकि कई बार बोर्ड हम पे हावी हो जाता है, तो इस पे भी हम खुश रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। यानी कि इंटरव्यू में आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, तो इंटरव्यू में तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप हल्के मूड में जाइए, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आपका सेशन तेजपाल जी का ये है। चलिए, आपने तीनों स्तर की परीक्षा के बारे में तेजपाल जी बड़े अच्छे से आपने बताया, और बहुत अच्छे से कई बातें बहुत अच्छे समझ में आई कि हाँ भाई ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। तेजपाल जी, मैं एक प्रश्न हमेशा अक्सर पूछता हूँ, सभी से पूछता हूँ कि कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग की कोई ना कोई नींव भी होती है। तो तेजपाल जी, जैसे अभी मित्रों के बारे में आप बात कर, सबके बारे में बात कर रहे थे, तो आपकी सफलता में आपकी मेहनत तो है ही, किसी और का भी श्रेय है, आप देना चाहेंगे किसी और को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत किसी एक या 2 व्यक्ति का नहीं हो सकता है, इसमें से सामूहिक रूप से बहुत लोगों का है। मेरे भाइयों का है, मेरे गुरुजनों का है, जहां मैंने पीएससी की पहली बार तैयारी स्टार्ट की, जिन्होंने मुझे समझाया कि एक्चुअल में आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, उनका है। मेरे ग्रुप स्टडी, जब मैं ग्रुप स्टडी करता था, मेरे जो मित्र थे उनका विषय है, मतलब उनका था कि मैं डेफिनेटली बन जाऊंगा, मुझसे ज्यादा उनको विश्वास बन जाऊंगा। तो आप ऐसे माहौल में तैयारी करते हैं तो जिम्मेदारी तो आपके कंधों पे आती है, साथ ही साथ आपको ये भरोसा रहता है कि हाँ, ये लोग समझते हैं मैं कर सकता हूँ, मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आप टूटते नहीं, परिस्थिति में नहीं टूटते आप, चाहे अगर परिस्थिति नकारात्मक हो तो भी नहीं टूटेंगे आप, या परिस्थिति अगर विपरीत आपकी चल रही तो भी नहीं टूटेंगे आप, अगर ऐसे लोग आपके साथ है तो कह सकता हूं कि मेरे इस सफलता में सभी का, मेरे भाइयों का, मेरे मित्रों का, मेरे ग्रुप स्टडी वाले मित्रों का, मेरे गुरुजनों का, सभी का योगदान है। बहुत बढ़िया। मैंने कि आपके साथ बहुत सारे आपके सर्किल का, सबका आपको क्या है, आपको योगदान मिला, सपोर्ट मिला, आपके दोस्तों का, आपके टीचर्स का, तो आपने कर दिखाया, कमाल करके आपने दिखाया। तो मैं सबसे पहले डायलॉग मंच की ओर से आपके सभी मित्रों को, आपके टीचर्स को, सबको डायलॉग मंच की ओर से नमन करता हूँ कि भाई उन्होंने, और मैं सभी से कहूंगा जो और भी एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जो भी मेरे बात को सुन रहे हैं, कि सब अपने आसपास के माहौल को ऐसे पॉजिटिव रखिए, आपके दोस्त आपके अच्छे हों। और मैं दोस्तों से भी निवेदन करूंगा, परिवार और से निवेदन करूंगा कि हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। तो देखिए, तेजिंदर जी ने, तेजपाल जी ने जैसा कमाल करके दिखाया, वैसा कमाल हर कोई एक्सपीरियंस करके दिखा सकता है। तो आप विश्वास बनाइए। तेजपाल जी, थोड़ा सा मैं एक बात, ये लास्ट में 2-3 प्रश्न मैं रखती हूँ, फिर मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तो जॉब करते हुए अपनी स्टडी को मेंटेन कर पाना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है।
समय चल निकालना नहीं बड़ा पाता है। मुश्किल हो जाता है, दिनचर्या बड़ी टाइट होती है। तो ऐसे में जी तेजपाल जी अपने आप को कैसे मेंटेन करते थे, समय भी निकालते थे, पढ़ते भी थे, जॉब भी जी। करते थे, कैसे? देखिए, मैं इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूँ। जब मेरी पहली जॉब, जब मैंने टीचर की जॉब में थी, तो टीचर का जॉब तो ऐसा जॉब है कि आप पढ़ते हुए पढ़ सकते हैं, तो बहुत उस बढ़िया। जॉब में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। बट जब मैं जी नायब तहसीलदार बना और मैंने ज्वाइनिंग ली, तो जी प्रशासन का जॉब था, बहुत बहुत हेक्टिक जॉब था, बहुत बिजी होता आदमी इसमें। तो जी हम शारीरिक तौर पर थकते तो थे, मानसिक तौर पर जी भी थक जाते थे। जी। तो 5-6 महीने के दौरान मैं समझ गया कि या तो मैं जॉब करूं या तो मैं पढ़ाई करूं, दोनों में बहुत से कोई बढ़िया। एक करूं। बहुत तो बढ़िया। मैंने क्या किया, मैंने जॉब लीव कर दिया, मैंने सीधा ओके। रिजाइन कर दिया। ओके। जी, मैंने रिजाइन कर दिया जॉब से। मैं बोला कि क्योंकि अगर मुझे डेफिनेट कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा तभी मैं जीत पाऊंगा, अन्यथा मेरी जीत सुनिश्चित होगी ही नहीं। बहुत बढ़िया। मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। अब उस जॉब का ये कह सकते हैं, उस जॉब का असर मुझ पे ये रहा कि उसके बाद मैंने जितने भी एग्जाम क्रैक किए, जितने भी जॉब मैंने क्रैक किए, मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा कि अब जब तक मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंचू, जहां तक मैं चाह रहा हूं वहां तक ना पहुंचू, मैं कोई जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फिर से डिस्टर्बेंस या फिर से कोई व्यवधान नहीं चाहता। क्योंकि अगर थोड़ा भी व्यवधान, ये एक ऐसी तैयारी है, ये एक निरंतर होने वाली तैयारी है, लाइक एक नदी जैसे। अगर नदी के रास्ते में कोई चीज आ जाती तो नदी का बहाव बदल जाता है। बहुत बढ़िया। तो सेम वैसे ही ये एक हर एक सिविल एस्पायरेंट, चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, चाहे वो शहरी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, चाहे वो एक औसत दर्जे का विद्यार्थी हो या एक ब्रिलियंट बच्चा हो, हर एक बहुत बढ़िया। व्यक्ति के लिए इस एग्जाम में एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं मानता हूं, वो है निरंतरता। बहुत क्योंकि बढ़िया। वही योद्धा जीतेगा इस युद्ध में जो निरंतर लड़ेगा, जो निरंतर इस युद्ध में संलग्न रहेगा, लड़ेगा। बाकी स्ट्रेटजी तो ऐसी है, मेरा मानना है स्ट्रेटजी ऐसी चीज है, हर एक व्यक्ति एक अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। बहुत मेरी बढ़िया। स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकता है, मेरी साथी जो सेलेक्ट हुए हैं, डिप्टी कलेक्टर बने मेरे साथ, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, उनकी स्ट्रेटेजी मुझसे भी बेहतर हो सकती है, उनके बहुत आंसर्स में कुछ और नयापन होगा, तभी तो वो लोग बने। बहुत मतलब बढ़िया। हर एक व्यक्ति स्ट्रेटेजी बनाता है। तो स्ट्रेटेजी के लिए तो मेरा मानना है किसी को कोई गाइडेंस नहीं लेना चाहिए किसी से। आप अपनी, बिल्कुल। क्योंकि आप अपने युद्ध को अपने स्तर पर समझेंगे, कोई दूसरा नहीं समझेगा। बहुत तो बढ़िया। आप अगर स्वयं लड़ेंगे इस युद्ध को, स्वयं के तरीकों से, स्वयं के तकनीकों के साथ बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जीतेंगे। बट इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, वो है निरंतरता। ये हर एक एस्पायरेंट्स कंटिन्यू नहीं रख पाता अपने आप को, क्योंकि एक तो बहुत वृहद एग्जाम है, बहुत टफ है, बहुत इसमें एक गला काट प्रतिस्पर्धा है इस एग्जाम में, गला काट प्रतिस्पर्धा। अंतिम बिल्कुल। समय तक भी हमें पता नहीं चलता कि कैन वी गॉट अ पोस्ट, हम क्या पोस्ट ले सकते हैं, हम अंतिम समय तक नहीं पता चलता इसमें हमें। तो ये एक बिल्कुल। ऐसा एग्जाम है, इसलिए इसमें निरंतरता बेहद आवश्यक है, बेहद आवश्यक। अगर आपको लगता है कि आप जॉब के साथ पढ़ सकते तो डेफिनेटली पढ़िए। मुझे लगा मैं नहीं पढ़ सकता तो मैंने जॉब लीव कर दिया, और बहुत उसके बाद बढ़िया। मैंने कोई जॉब नहीं किया। जितने भी मेरे सेलेक्ट हुआ, मैं एसीएफ बना, फिर मैं महिला बाल विकास अधिकारी बना, सीएपीएफ में हुआ, मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया। मैं बोला जब तक मैं अपने उस स्तर को नहीं पहुंचूंगा जिसके मैं एक्चुअल में तैयारी करने आया हूँ, मैं कोई जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा। और बहुत बढ़िया। शायद इसी निरंतरता ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखिए, ये भी बड़ा, वो कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात है कि जॉब लेने के बाद छोड़ देना। तो एक कहा जाता है ना, नो रिस्क नो गेन। तो तेजपाल जी जी ने रिस्क लिया और गेन किया। और सबसे बड़ी बात बोली कि निरंतरता को रखा, अपने लक्ष्य को रखा, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। और जब तक वो लक्ष्य नहीं मिल गया तो उसी के पीछे लगे रहे, बाकी कोई और इधर उधर बीच में आते रही, बहुत सारी सफलताएं आती रही, लेकिन उनको छुआ नहीं, आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया। तो ये एक बड़ा अच्छा आपका सफर रहा, बड़ी जर्नी है, बड़ा रोमांचक रहा होगा इस सफर तो, कि भाई सफलता मिलती जा रही है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा फैमिली ने या कुछ लोगों ने कहा होगा यार छोड़ मत यार, इसको करते करते ही तू तैयारी कर ले, ऐसा भी कुछ हुआ होगा? ऐसा तो नहीं है कि सबने चला के छोड़ दे? जी डेफिनेटली। कई बार परिवार वालों ने भी कहा कि इतने जॉब तुम्हारे लग रहे हैं, कर लो, क्योंकि अभी हम्म। जो प्रतिस्पर्धा है वो दिन ब दिन हावी होती जा रही है, और जी अनिश्चितताएं हैं। क्योंकि ये सिविल सर्विस की जो परीक्षा अनिश्चितताओं का खेल है, हो सकता है जी आज आप जीत गए, कल आप नहीं जीतेंगे। तो मैंने कहा जी। ठीक है, कल हम नहीं जीतेंगे तो परसों जीतेंगे। मतलब मैं बहुत बढ़िया। हमेशा अपनी सकारात्मक था पॉजिटिव कि रहे। मैं बनूंगा, चाहे मैं आज बिल्कुल। नहीं बना कोई बात जी। नहीं, मैं कल बनूंगा, लेकिन मैं बनूंगा जरूर। मैं इस बहुत इस बढ़िया। इस एटीट्यूड के साथ तैयारी की है हमेशा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। मैं इसमें एक प्रश्न, लास्ट मेरा प्रश्न ये रहेगा, आप सभी जी एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर जी। हो या 2-3 बार से सफलता में उलझे हुए हो, उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा, आपका सुझाव क्या रहेगा सबके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें किसी भी प्रकार के भटकाव से बचना ही होगा।
और भटकाव के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, मतलब भटकाव कोई एक रूप में नहीं आता, बहुत सारे। कईयों के लिए आलसपन भटकाव होता है, कईयों के लिए उनकी स्वाद लोलुपता, कई लोग खाने के लिए बहुत शौकीन होते हैं, वो भटकाव है। मतलब भटकाव के बहुत सारे रूप है। तो सबसे पहले तो हमें अपने भटकाव को खत्म करना है, क्योंकि और ये ऐसा नहीं है कि आप अंतिम समय तक इसको खत्म कर रहे हैं, बस ये कुछ आपकी तैयारी के दिनों तक है। जब आप पोस्ट ले लेंगे तो डेफिनेटली आप मजे से सोएंगे। आप 8 घंटा सोने वाले, आप 10 घंटे सोएंगे, क्योंकि और वो नींद सुकून की नींद रहेगी, उस नींद को कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो भटकाव बहुत जरूरी, भटकाव को सबसे पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। वो भटकाव हमें खुद समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में किससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे भटकते हैं। तो वो भटकाव हम खत्म करें, क्योंकि वो भटकाव खत्म होगा तो हमें निरंतरता आ ही जाएगी, पहली बात। उसके बाद निरंतरता के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सकारात्मक होकर तैयारी करते रहना। क्योंकि जब आप तैयारी करते रहेंगे, मेरे साथ भी हुआ, मेरे दोस्त मुझसे पहले बन जाते तो मैं लगता था यार अरे ये तो मुझसे कम जानता है, कैसे बन गया। तो वहां पर निराशा होती है, कई बार होती है। कई बार हो सकता है कि वो आपसे कम जानता है, फिर भी उसमें सेलेक्ट हो गया, उसे पोस्ट मिल गया। कई बार आप सोचते हैं कि मैं तो इतनी मेहनत किया था, मैं 12 घंटे पढ़ा था, मैंने डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, मेरा आंसर राइटिंग अच्छा था, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो अनिश्चितताएं हैं इस एग्जाम में, इस परीक्षा में, हर स्तर की अनिश्चितता है। कभी प्री नहीं निकलता, कभी मेंस क्वालिफाई। जैसे मैंने 2015 में पोस्ट लिया, 2016 में मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं बन जाऊंगा, बट 2016 में मेरा मेंस नहीं निकला, फिर 2017 मैंने फॉरेस्ट सर्विस क्लियर किया। तो अनिश्चितताएं हैं इस एग्जाम में। तो हमें अनिश्चितताओं को जीते हुए, मतलब समझते हुए कि हाँ कुछ भी हो सकता है, हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन वो सकते हैं, वो कैन है, बट हाँ हम करेंगे, हम जीतेंगे, ये मालूम है हमको। तो हम निरंतरता के साथ सकारात्मक आत्मविश्वास से तैयारी करें, निरंतर रहें, सकारात्मक रहें, जीतें तो जरूर जीतेंगे हम, हो जाएगा ये। जब मैं कर सकता हूं, मतलब देखिए मेरी शिक्षा में बहुत विविधता रही है। मैंने शासकीय स्कूलों में पढ़ा है, तो मैं शासकीय स्कूल के स्तर से भी गुजरा हूं। मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, वहां के भी स्तर से गुजरा हूं। हिंदी मीडियम में पढ़ा है मैंने, वहां के स्कूल से स्तर से गुजरा हूं। तो मेरे शिक्षा में विविधता है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ इतनी विविधताओं के बावजूद भी, तो डेफिनेटली कोई एक व्यक्ति जो लगा हुआ है इस पर, वो कर सकता है। और ये एक ऐसा, ये एग्जाम बना ही इसलिए कि वो हमें सेलेक्ट करे, वो हमें डिसेलेक्ट करने के लिए नहीं बना है, वो हमें सेलेक्ट करने के लिए बना है, बशर्ते हमें उसके अकॉर्डिंग बनना है। हमें उसके अकॉर्डिंग बनना है कि हाँ ऐसे हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम हमें सेलेक्ट करो, हमारे अंदर क्वालिटी है, तो अपने आप वो हमें सेलेक्ट कर लेगा। उसमें निरंतरता, सकारात्मक आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए कितना इंटरेस्टिंग बोली कि, और ये बहुत अच्छी बात बोली है कि एग्जाम पूरा आपके सिलेक्शन के लिए बना है, क्योंकि उनको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में लोग। भाई आप लोग जाएंगे तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, काम चलेगा। लेकिन बस आपको क्या करना है, जो उसकी डिमांड है उसको फुलफिल कर देना है। तो आपको एकदम चुनने के लिए बैठे हुए तैयार है, वो चाहते हैं कि आपको जॉब दे, तो आप फुलफिल कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है आपने बताई। मेरा मन एक बात को आपको और बताने का कर रहा था, क्योंकि मैं बड़ा एनर्जेटिक आप लगे और बड़े अच्छे से आप चीजें वो बता रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है तेजपाल जी, वो है मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें लोग क्या करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ सीधे आपको रूबरू करने को, कि उन एस्पिरेंट्स को आपके साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। वो सीधे आपसे प्रश्न करते हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप रिप्लाई कर रहे हैं। वहां पे सीधा एस्पिरेंट्स आपसे प्रश्न करेंगे, आप उनका रिप्लाई करेंगे। तो जिस प्रकार का आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस उनको भी शेयर कीजिएगा, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो भी अच्छे से काम करेंगे। तो दोस्तों सहमति मिल गई है, सहमति मिल गई है तेजपाल जी की। तो जल्दी हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में, अब तेजपाल जी से बात कीजिएगा, सीधे बात कीजिएगा। मेरे प्रश्न समाप्त हो गए, अब आपके प्रश्न है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तेजपाल जी आपके साथ रूबरू होने के लिए तैयार है। जी तेजपाल जी, बड़ा अच्छा लगा आपने समय दिया डायलॉग मंच के लिए। और मन में कोई आपकी बात हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए आप कुछ कहना चाहते हो डायलॉग मंच पे, तो आप कह सकते हैं। जी डेफिनेटली। देखिए मेरा मानना है हर उस प्रतिभागी के लिए, अगर वो चयनित है तो भी और वो अचयनित है तो भी, हर उस प्रतिभागी के लिए कि केवल एक सिविल सर्विस एग्जाम में चयन होना ही सफलता का मापदंड बिल्कुल नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैं आज असफल हूं तो मैं शायद कहीं फेलियर साबित ना हो जाऊं, ये बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम इतना रोचक है, ये हम कहते हैं ना, हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं, एक्चुअल में ये एग्जाम है ऐसा, ये आपकी पर्सनालिटी पूरी डेवलप कर देता है। मतलब आप असफल कभी नहीं होंगे, ऐसे एग्जाम की तैयारी करने पे आप कभी असफल नहीं होंगे। या तो आप सीखेंगे या तो आप कुछ बेहतर बनेंगे, दोनों होगा आपके साथ, आप सीखेंगे या बेहतर बनेंगे। और दूसरा, मुझे ये इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा लगा पाठक जी, डायलॉग मंच का। मतलब आप स्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं,
आप प्रतिभागियों को चयनित अभ्यर्थियों के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब ये जी बहुत सकारात्मक कदम है और मैं डेफिनेटली इसका हिस्सा बनना चाहूंगा। बहुत और बहुत आप आभार जब आपका। प्रतिभागी भाइयों बहनों को जब लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे ऐसे मित्र जो शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, शायद किसी न किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, मैं डेफिनेटली उनके लिए आपके मंच के माध्यम से जैसे भी मुझे चाहे मैं हाजिर रहूंगा, हमेशा उनके लिए तत्पर रहूंगा इस सेवा को करने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। और देखिए दोस्तों, इसी एनर्जी के साथ तेजपाल जी से जल्दी आप मिलेंगे। हम तेजपाल जी समय लेके और उसके आपको समय बता दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी, तो आप जुड़िएगा। और अभी हम तेजपाल जी के साथ 2 सेशन करने वाले दोस्तों। एक तो नोट्स के बारे में जो मैंने बताया था, रचनात्मकता के साथ नोट्स कैसे बनाए, जो तेजपाल जी ने कल्चर फिलोसफी को कैसे लिंक किया, मैं उस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मैं भी सीखना चाहूंगा कि वो कैसे आपने बनाए। और दूसरा मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप जल्दी तेजपाल जी जी से पुणे मिलेंगे। तेजपाल जी, आपका समय देने के लिए, पूरा डायलॉग मंच को और सभी एस्पिरेंट्स को एक दिशा देने की, डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम आपसे कामना आज करेंगे कि अभी आपका सफर यहाँ पे रुके नहीं, अभी आप और आगे जाए। और अभी आपने बिल्कुल सीजीपीएससी में कमाल किया है, इससे आगे भी एक सिविल सेवा परीक्षा है, उसमें भी आप ऐसे कुछ कमाल करें, आपको सिलेक्शन मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जो भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।